हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए जो कि आरबीसी होता है यानी कि क्लास 12th केमिस्ट्री 2022 एग्ज़ाम के जो खंड ए होता है मतलब सेक्शन जो ए होता है उसके क्वेश्चन मैंने कुछ टाइप किए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो विलियन वाले जो चैप्टर होता है यानी कि विलियन जो चैप्टर होता है आपका सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो एक एक नंबर के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए, तो उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि परासरण किसे कहते हैं। देखिए विसरण की डेफिनेशन नहीं आएगी यहाँ पर, परासरण दाब भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर परासरण आपको पूछेगा, क्योंकि परासरण में क्या होता है कि इसमें आप बहुत कंफ्यूजन होते हैं, विलियन पहले लिखेंगे या फिर विलायक पहले लिखेंगे, ये सारी बातें कंफ्यूज होती है। दोस्तों देखिए परासरण जो होता है उसके बारे में आपको डिटेल से समझना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख लीजिए। जो कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था, विलियन वाला जो चैप्टर था उसको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि परासरण की क्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पर केवल एक नंबर की डेफिनेशन आपको पूछेगा तो उसको ध्यान में रखना है। तो डेफिनेशन क्या है उसको समझिए। जब निम्न सांद्रता वाले विलियन से, देखिए यहाँ पर विलायक नहीं करना है, विलायक भी अलग चीज़ होती है, उसके लिए भी डेफिनेशन दूसरी होती है ना। तो जब निम्न सांद्रता वाले विलियन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलियन की ओर प्रवाहित होना उसे अपन परासरण कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो निम्न सांद्रता है जहाँ पर विलियन की बात हो रही है उससे लेकर के जो विलायक के अणु होते हैं यानी कि विलायक के कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके उच्च सांद्रता यानी कि विलियन की जहाँ पर उच्च सांद्रता होगी उसकी ओर प्रवाहित होंगे तो उसको अपन परासरण कह सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन आपका खंड ए में पूछता है, उसमें आप ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन पीछे होते हैं वो छूट जाएंगे। तो यहाँ पर जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको समझिए ध्यान से। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहना चाहता है कि व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। तो देखिए व्युत्क्रम परासरण का मतलब होता है कि जो परासरण की क्रिया होती है उसका विपरीत होता है, तो उस क्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, प्रतिलोम परासरण या फिर व्युत्क्रम परासरण कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है उसको अपन प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो परासरण क्रिया होती है उसका विपरीत हो जाता है, मतलब परासरण जहाँ जिस साइड हो रहा था उस साइड अब न होकर के वो दूसरी साइड हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि परासरण दाब होता है वो एक केवल परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अपन लगाते हैं, लेकिन परासरण दाब से अगर अधिक दाब लगा देते हैं तो फिर परासरण की जो क्रिया होती है विपरीत हो जाती है, तो उसको अपन प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम परासरण कह सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कह सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसको, कि ये क्या कहना चाहता है कि हिमांक का अवनमन के ग्राफ को बनाइए। मतलब हिमांक का जो अवनमन होता है उसका ग्राफ थोड़ा सा टफ है इसलिए आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हिमांक का जो अवनमन हो रहा है उसका ग्राफ है, देखिए अपन ने क्या किया, वाई अक्ष पर वाष्प दाब को ले लिया, एक्स अक्ष पर ताप को ले लिया। अब यहाँ पर एक मैंने लिखा है हिमांक बिंदु, यानी कि कोई न कोई एक हिमांक बिंदु होगा जिस बिंदु पर जाकर के उस बिंदु पर जाकर के कोई विलायक या फिर विलियन क्या हो जाता है, हिमांकित हो जाता है यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर अपन को बात करते हैं हिमांक बिंदु ये है, तो हिमांक बिंदु अपन का ये है, तो विलायक होता है उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलियन की तुलना में, तो वो उसका बिंदु यहाँ पर होगा। तो वो धीरे धीरे अपन तापमान कम करते जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर वाष्प दाब भी कम होगा और इस बिंदु पर आके के मिल जाता है। तो ये हो जाता है TF0, यानी कि इसको अपन TF0 को क्या कह सकते, विलायक का हिमांक हो जाता है। समझे ना बात को। अब देखिए यहाँ पर जो विलियन होता है इसका वाष्प दाब विलायक की तुलना में थोड़ा कम होता है तो वो नीचे आएगा, तो फिर इसका अपन ताप और भी कम करते जाएंगे तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा, तो इस बिंदु पर आके के टकरा जाता है, तो उसको अपन TF के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि TF का मतलब होता है विलियन का हिमांक। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है वो उसको अपन कह सकते हैं डेल्टा TF, यानी कि हिमांक का अवनमन हो जाएगा। समझे ना बात को। तो इस प्रकार के ये ग्राफ होता है। ये देखिए मैंने ये जो लिया सिंबल उसको मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, आप भी चाहते तो एग्जाम में साइड में लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो फिर यहाँ पर ड्रॉ करके लिख सकते हैं, ये भाई साहब क्या है वो क्या है ना। दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन कि मौललता को परिभाषित कीजिए। मौललता को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मौललता की जो डेफिनेशन होती है थोड़ी टफ हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलयन की जगह विलायक लिखा है इसलिए।
तो 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम में जितने भी विलायक में जितने भी मोल हैं वो ग्राम में उपस्थित है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, मोललता। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, नॉर्मलता व फॉर्मलता के मात्रक को बताइए। यानी कि जो नॉर्मलता और फॉर्मलता होता है इसकी इकाई को बताइए। इकाई मात्रक एक ही होता है, तो यहाँ पर नॉर्मलता का मात्रक हो जाता है ग्राम इक्वल, देखो इक्वल है ना, इक्वल लिखा है यहाँ पर, इक्वल प्रति लीटर हो जाता है। और फॉर्मलता का हो जाता है ग्राम फॉर्मल प्रति लीटर, फॉर्मल FR लिखा है ना। तो ये FR और इक्वल के लिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट समझना है, नॉर्मलता और फॉर्मलता की जो इकाई होती है उसको, इन दोनों को याद कर लेना। अब दोस्तों 4था क्वेश्चन देखिए, अवशोषण गुणांक क्या है। तो अवशोषण गुणांक का मतलब क्या होता है, देखिए किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक होता है उसके इकाई आयतन में घुले हुए गैस का एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित ताप और वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के अंदर, मतलब विलायक होता है उसकी इकाई आयतन में जितने भी गैस की मात्रा हो घुली होती है वो उसका एनटीपी पर आयतन अपन देखते हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, अवशोषण गुणांक कह सकते हैं। समझा। इसके अंदर 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत NaOH के 300 ml का जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर सवाल है, उसको अपन पूछ सकता है 1 नंबर के रूप में। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलयन NaOH के 300 ml का जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर में जो भी दिया गया उसको पहले लिखिएगा। तो पहले तो अपन को दिया गया कि विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 300 ml में दे रखा है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो दे रखा है परसेंटेज, वो कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। अपन को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ग्राम में NaOH की आवश्यकता कितनी होगी, यानी कि विलायक का भार दे रखा है उसको अपन को ज्ञात करना है, WA को ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है उसका सूत्र होता है वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलायक का भार ओपन विलयन का आयतन ml में इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए। देखिए परसेंटेज का मान तो दे रखा है कितना, 5% ये वाला, और यहाँ पर WA को अपन को ज्ञात करना है, और नीचे विलयन का आयतन है जो कि कितना है, 300 ml इंटू 100। अब देखो WA होता है उसको अकेला करेंगे तो ये इसके साथ गुणे में हो जाएगा और ये 100 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 5 × 300 ओपन 100। अब इसका कट आउट करेंगे, 2 से 2 जहाँ 0 कट जाएंगे तो 3 × 5 बचेंगे। इनका पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा, 15 ग्राम मीटर आ जाएगा अपन का विलायक का भार। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं सवाल को। अब आगे देखिए क्वेश्चन को, देखिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है जो कि किसी ठोस विलयन का उदाहरण दे। देखिए ठोस विलयन का मतलब ये होता है कि विलायक और विलय दोनों कैसे हैं, ठोस हैं, तो ठोस विलयन वो बनेगा। तो उसका उदाहरण क्या हो जाता है, मिश्र धातुएं। जो मिश्र धातु होती है वो ठोस होती है, विलायक भी ठोस होता है, विलय भी ठोस होता है। जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक हो जाएगा, कम मात्रा में होगा विलय होगा। यानी कि गोल्ड में कॉपर जो मिलाते हैं वो ठोस विलयन का उदाहरण है। पीतल व तांबा ये भी एक ठोस विलयन का उदाहरण है। दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखिए, मौललता एवं मौलरता में संबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर मौललता लिखा है, लता लिखा है ना, यहाँ मौलरता लिखा है, तो मौललता एवं मौलरता में संबंध लिखिए। तो मौललता बराबर यानी स्मॉल m बराबर क्या होता है, 1000 इंटू यानी कि 1000 इंटू मौलरता ओपन 1000 इंटू घनत्व माइनस मौलरता इंटू अणुभार जो कि विलय का। तो ये दोनों का संबंध इस प्रकार से हो जाता है, समझे ना। ये संबंध पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन, हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी। ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, है ना। हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो राष्ट्रकपूर हिमांक विधि है। कौन सी है, राष्ट्रकपूर हिमांक विधि, समझे ना। दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखिए,
11वां क्वेश्चन कहना चाहता है कि विलयन के दो गुणों का उल्लेख कीजिए जो विलय अथवा विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। यानी कि विलयन के दो गुण का उल्लेख करना अपन को, जो विलय और विलायक होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। तो एक तो परासरण दाब होता है वो निर्भर नहीं करता है, और दूसरा होता है वो वाष्प दाब में अवनमन होता है वो भी निर्भर नहीं करता है। 12वां क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए कि पार्ट्स पर मिलियन को परिभाषित कीजिए। देखिए पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm होता है, ये इसकी परिभाषा लिखना है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को अपन पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करेंगे। यानी कि विलय होता है उसकी इतनी सूक्ष्म मात्रा रहती है अपन को यहाँ पर इसको पार्ट्स पर मिलियन में नापना पड़ेगा। अब हम समझते हैं 13वां क्वेश्चन, पेट्रोल तथा जल आपस में क्यों नहीं मिलते, यानी कि मिश्रित क्यों नहीं होते। कारण क्या होता है, क्योंकि पेट्रोल होता है अध्रुवीय होता है और जल होता है वो ध्रुवीय होता है। इसके कारण से ध्रुवीय अध्रुवीय आपस में नहीं मिलते, क्योंकि ध्रुवीय में मिलेगा और अध्रुवीय में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल और जल आपस में नहीं मिलते। 14वां क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए आदर्श विलयन की विशेषता लिखिए। आदर्श विलयन की विशेषता लिखिए। तो आदर्श विलयन की विशेषता 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो राउल्ट के जीवन नियम की पालना करता है, और दूसरी बात यह है कि डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 0 होता है इसका मान, और डेल्टा वी यानी कि आयतन में परिवर्तन भी नहीं होता है इसके मिश्रण में, तो वो हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आदर्श विलयन की विशेषता। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 15वां, प्रति हिम यानी कि एंटी फ्रीज क्या होता है। देखिए एंटी फ्रीज का मतलब यहाँ पर ये बात होती है कि हिम का मतलब होता है बर्फ में जमना, प्रति मतलब नहीं जमने देने वाला, यानी कि ऐसा पदार्थ जो जल में मिलाते हैं तो जल के हिमांक को अपन क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हिमांक को कम कर देता है तो उसको अपन प्रतिहिम यानी कि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए यहाँ पर प्रतिहिम का मतलब सिंपल है, प्रति का मतलब होता है विपरीत होता है, हिम का मतलब हिमांक है ना, हिमांक का मतलब होता है जमना है ना, तो जो जमने नहीं देता है वो हो जाएगा प्रतिहिम पदार्थ। यानी कि सिंपल लॉजिक है, वह पदार्थ जो जल में मिलने पर जल के हिमांक को कम कर देते हैं तो उसको अपन प्रतिहिम कह सकते हैं, जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल इसका एग्जाम्पल हो जाता है। आई होप को सारे समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट होता है उसका अपन लेंगे, जो कि एक नंबर के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।